नमस्कार दोस्तों। आज मैं अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ आपके बीच फिर से हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, मुगल काल में 6 प्रमुख मुगल बादशाह हुए, जिसमें अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब का काल 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक माना जाता है। औरंगजेब की चर्चा हमने शाहजहां के क्रम में भी करी, किस तरह से उसने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों को पराजित करके मुगल गद्दी को हासिल किया और मुगल काल में रक्त रंजित सिलसिला का दौर औरंगजेब के समय से शुरू हो चुका था। औरंगजेब के अध्ययन के अगर स्रोत को अगर हम देखें, हालांकि उसके समय में बहुत कम फारसी साहित्य लिखे गए। उसके दरबारी इतिहासकार खफी खां ने छुपकर मुंतखाब उल लुबाब को लिखा था। खफी खां के द्वारा लिखित पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद जो इलियट एंड डॉसन के द्वारा किया गया था वो हमारे बीच में है। उसका हिंदी में भी खफी खां का मूल अनुवाद हमारे साथ है। औरंगजेब पर हिंदी में भी बहुत सारी काम हुई। मोतीलाल गर्ग की किताब है औरंगजेब नामा। इसके अलावे जे.एन. सरकार ने औरंगजेब पर महत्वपूर्ण काम किया है। लगभग उनकी 3-4 किताब औरंगजेब और मुगल साम्राज्य के पतन पे आई है। और औरंगजेब के समय में आने वाले यात्रियों, यूरोपीय यात्रियों में हम ट्रेवल्स इन इंडिया ट्रेवेनियर का है, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, और ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर फ्रांसिस्क बर्नियर के द्वारा लिखा गया है, जिसकी चर्चा हमने करी। ये सब महत्वपूर्ण स्रोत है औरंगजेब के इतिहास को जानने के लिए। उसके समय में केवल एक प्रमुख पुस्तक की रचना हुई थी, जिसका नाम था फतवाए जहांदारी, आलमगीर का कानून। फतवाए आलमगीरी अर्थात आलमगीर का कानून, जिसे शेख निजाम और ईश्वरदास नागर के नेतृत्व में संकलित किया गया था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि उस फतवाए आलमगीरी के संकलन में भागलपुर से भी खानकाए शहबाजिया से एक विद्वान शिक्षक थे मीर मोहम्मद राधी, जिन्हें 3 रुपया प्रतिदिन दैनिक भत्ता पर औरंगजेब के द्वारा इस पुस्तक को संकलित करने के लिए हायर किया गया था। तो कहीं न कहीं इस पुस्तक के निर्माण में भागलपुर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। औरंगजेब का जन्म दोहद उज्जैन में हुआ था। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को वह मुमताज महल के गर्भ से उत्पन्न हुआ तीसरा संतान था। औरंगजेब के युवा काल को अगर हम देखें तो मैंने शाहजहां के क्रम में चर्चा की कि वह लंबे समय तक डेक्कन का सूबेदार रहा। लगभग 1636 से 1644 ईस्वी तक औरंगजेब दक्षिण भारत में सूबेदार के रूप में काम करता रहा। औरंगजेब का विवाह 1836 ईस्वी में दिलरास बानो बेगम के साथ हुई। राबिया बीबी के नाम से जानी गई फारस के राजघराने की शहजादी थी। आप देखिएगा कि अहमदनगर में हम लोग देखते हैं कि राबिया बीबी का मकबरा है। उसकी दूसरी प्रमुख पत्नी के रूप में उदयपुरी महल का नाम आता है। उदयपुरी महल जो कामबख्श की मां थी और औरंगजेब की प्रमुख पत्नी थी। शायद औरंगजेब भी अपनी इस पत्नी से डरता था। औरंगजेब ने इस्लाम के अनुरूप मात्र 4 विवाह किया था। औरंगजेब के ताजपोशी की अगर हम बात करें तो 2 बार औरंगजेब की ताजपोशी हुई थी। 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में और 15 मई 1659 ईस्वी को वह लाल किला के मयूर सिंहासन पर बैठा, जो शाहजहां ने बनवाया था। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था, अर्थात काफिरों के देश भारत को इस्लामी राज्य में परिवर्तित करना चाहता था। मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार औरंगजेब के समय में हुआ। अब हम औरंगजेब के
साम्राज्य विस्तार को अगर देखें तो इस क्रम में पाते हैं कि औरंगजेब की पहली विजय 1661 ईस्वी में कूच नारायण के कूच बिहार के रूप में हुई, जहां प्रेम नारायण पराजित हुआ। 1662 ईस्वी में असम कामरूप के राजा ध्वज चक्र पराजित हुआ। औरंगजेब का विस्तार सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। औरंगजेब और जाट संबंध का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि भरतपुर में गोकुला जाट ने 1669 से 1689 तक प्रमुखता से शासन किया। मुगल सेनापति हसन खां मेवाती ने तिलपत के युद्ध मैदान में गोकुला जाट को मार डाला। गोकुला के बाद राजा राम शासक बना। राजा राम ने 1685 ईस्वी में अकबर के मकबरे को जम के लूटा, तोड़ा, अकबर की हड्डियां जलाई। राजा राम के बाद चूड़ामन जाट। चूड़ामन के समय में भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना हुई। बाद में जाटों ने मुगलों के खिलाफ अपने विद्रोह को जारी रखा। जाट शासकों में बदन सिंह और सूरजमल जाट प्रमुख नेता हुए। तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि राजस्थान में जाटों के द्वारा शासित राज्य था भरतपुर। राजस्थान के अध्ययन के क्रम में एक दो बात मैं यहीं पे चर्चा कर दूं कि राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ की थी, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ की, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, सबसे पहला मुस्लिम शासित रियासत के रूप में टोंक था, और शाहजहां के द्वारा जिस रियासत की स्थापना की गई थी राजस्थान में, वह टोंक रियासत था। और अंग्रेजों द्वारा शासित रियासत झालवाड़ा था, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने 1838 ईस्वी में की थी। औरंगजेब का अगर राजस्थान के क्रम में राजपूतों से संबंधों का अध्ययन करते हैं तो एक एक घरानों के साथ हमें औरंगजेब के संबंध को देखना होगा। सबसे पहला मारवाड़ रियासत की बात करते हैं। मारवाड़ जसवंत सिंह के बारे में मैंने कहा कि जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में दारा सिकों का पक्ष लिया था और पराजित हुआ। पराजित हो जाता है। औरंगजेब जसवंत सिंह पर कुपित हो गया। जसवंत सिंह औरंगजेब के समय में आगरा से निकाला गया, वह मेहरगढ़ किले में आ जाता है। और दारा की मौत के बाद हालांकि जसवंत सिंह औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार करते हुए उसके पक्ष में आ जाता है। 1658 में हम 1658 ईस्वी जामरूज अफगानिस्तान में एक जगह है, वहां पर जाकर जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जसवंत सिंह के बाद अमर सिंह राजा बना। अमर सिंह का पौत्र इंद्रजीत सिंह को 36 लाख रुपए के बदले मारवाड़ औरंगजेब ने दे दिया। लेकिन यहां पर विवाद शुरू हुआ। जसवंत सिंह की पत्नी थी जामरूद में, और जसवंत सिंह की रानी को 2 पुत्र था, जिसमें एक प्रमुख पुत्र अजीत सिंह था। अजीत सिंह को औरंगजेब ने नूरगढ़ के किले में कैद कर लिया। इसी बीच दुर्गादास, जिसे हम राठौरों का यूलिसेज कहा जाता है, उसने नूरगढ़ के किले से जसवंत सिंह को छुड़ा लिया। हालांकि दुर्गादास के साथ मुकुंद दल बिंची, रणछोड़ आदि प्रमुख राजपूत शासक थे। उन्होंने अजीत सिंह को औरंगजेब के अधीनता से स्वीकार कर लिया। बालक अजीत सिंह का लालन पालन गोराधाय करती है। गोराधाय को हम देखते हैं मेवाड़ की पन्ना के नाम से जानते हैं। जिस तरह से रानी पन्ना ने उदय सिंह का लालन पालन किया था, तो अजीत सिंह का लालन पालन मारवाड़ की रानी पन्ना करते हैं। अब अजीत सिंह के समय में 1670 से 1707 ईस्वी तक मारवाड़ और मुगलों के बीच 30 वर्षीय युद्ध चलता है।
राजपूतों के साथ औरंगजेब का संबंध मोटे तौर पर खराब हो चुका था। हालांकि दुर्गादास को अजीत सिंह ने निकलवा दिया और मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय ने उसे रामपुरा की जागीर दे दी और अंत में दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन के छिपरा नदी के किनारे हो जाती है और वहीं पे छिपरा नदी के किनारे उसकी समाधि है, जहां पर तात्या टोपे की समाधि है। मारवाड़ और औरंगजेब के बाद अगर हम मेवाड़ से औरंगजेब के संबंध को देखें तो मेवाड़ के प्रमुख शासक राज सिंह, जिसने राजसमंद झील का निर्माण कराया था, तो 1679 ईस्वी में जो ही औरंगजेब ने जजिया कर को वापस लगाया तो सबसे पहला विरोध उसका राजपूताना के एक सरदार ने किया। मनुची की रचना है हिस्टोरिया डो मोगोर। हिस्टोरिया डो मोगोर में मनुची लिखता है कि राजपूताना से अकेला राजपूत सरदार जिसने औरंगजेब के जजिया का विरोध किया वह मेवाड़ का राज सिंह था। अब हम देखें राजस्थान में राठौरों की 2 रियासत है, 2 नहीं 3 प्रमुख रियासत है, ठीक है। और सारे औरंगजेब से नाराज चल रहे थे क्योंकि 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को विध्वंस करवाया था एक शाही फरमान के द्वारा, जिसमें काठियावाड़ का सोमनाथ मंदिर, बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव मंदिर। तो ये इन मंदिरों के ध्वस्त होने के कारण हिंदू औरंगजेब से कुपित हो गए और हिंदू राजाओं ने भी औरंगजेब का विरोध किया, जिसमें पहला जोधपुर का शासक राव जोधा, जिन्होंने 1559 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की थी, 1459 ईस्वी में। बीकानेर का शासक राव बीका, जिन्होंने 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की थी। और किशनगढ़, तो जोधपुर और बीकानेर ने औरंगजेब का विरोध किया वहां के शासकों ने। किशनगढ़ में राजपूत रानी चारुमती हुई, जिन्होंने राज सिंह से शादी की मेवाड़। हालांकि औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था, हालांकि कोई समकालीन स्रोत में इस बात की चर्चा हमें नहीं मिलती है, लेकिन औरंगजेब और राज सिंह के बीच संबंध खराब होने का एक वजह चारुमती को भी माना जाता है। औरंगजेब के द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों के विरुद्ध जाकर राज सिंह ने कांकरोली में द्वारकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि राजसमंद में है, और नाथ द्वार श्रीनाथ जी के मंदिर का कंस्ट्रक्शन कराता है। 1680 ईस्वी में हम देखते हैं कि राज सिंह की मृत्यु हो जाती है और राज सिंह के बाद उसका उत्तराधिकारी अमर सिंह राजा बनता है। इसी बीच में 1680 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने विद्रोह किया और वह शरण लेने के लिए 1681 ईस्वी में अमर सिंह के पास आता। हालांकि अमर सिंह ने उसे शरण नहीं दी, बल्कि उसे भेज दिया सिखों के पास। अकबर द्वितीय भागा 1681 से लेकर 1707 ईस्वी तक अकबर द्वितीय दक्कन में छुपा रहा, दक्षिण में छुपा रहा। अमर सिंह ने अकबर द्वितीय को मराठों के पास भेजा था, सॉरी सिखों के पास नहीं। अब मराठा और औरंगजेब के बीच संघर्ष का क्या कारण है? मराठा साम्राज्य की सीमा मुगल साम्राज्य से लगती थी। 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को पूना का गवर्नर नियुक्त कर दिया। शिवाजी के साथ उसकी झड़प होती है। शिवाजी ने छापामार युद्ध कर उसकी उंगलियां काट डाली। वह अपनी इज्जत बचाकर भागा। औरंगजेब के एक सेनापति अफजल खां के सिर को काटकर शिवाजी ने किले से लटका दिया। 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने सूरत बंदरगाह को जमकर लूटा। सूरत बंदरगाह पर स्वामित्व औरंगजेब के बड़ी बहन जहारा बेगम का था। अपने पिता शाहजहां के लाडली होने के कारण शाहजहां ने जहारा बेगम को सूरत बंदरगाह के वार्षिक 3 करोड़ की आय उसे उसके सौंदर्य प्रसाधन पर खर्च के लिए भेंट की थी।
और शिवाजी बार बार जाकर सूरत बंदरगाह को लूट रहा था। तो जहारा बेगम के उकसाने के बाद औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध अपने सैन्य अभियान को सख्त करने का निर्देश दिया। इस क्रम में आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह को शिवाजी के किले पुरंदर पर घेरा डालने के लिए भेजा गया। जब जय सिंह को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने शिवाजी के साथ एक संधि कर ली, जिसे हम पुरंदर की संधि कहते हैं। यह संधि 11 जून 1665 ईस्वी को हुई। इस संधि के अनुसार 35 में से 23 किले मुगलों को दिए गए और शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाकर मुगल सेवा में लाया गया और शिवाजी को आगरा आने के लिए मनाया गया। शिवाजी का आगरा यात्रा होता है। वह दिन औरंगजेब का जन्म दिवस था, जहां पे शिवाजी उपहार के साथ स्वसम्मान प्रकट हुए थे कि उन्हें औरंगजेब बड़ी इज्जत और आदर के साथ मान देगा। परंतु औरंगजेब को तृतीय श्रेणी के मनसबदार के श्रृंखला में खड़ा किया गया और यही बात औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी को अच्छी नहीं लगी और उनके चेहरे से आक्रामकता दिखने लगी। इसी बीच नेपथ्य से जहारा बेगम आती है और औरंगजेब से कहती है, गिरफ्तार कर लो इस शिवा को। शिवाजी बंदी बना लिए गए और उन्हें जय सिंह के जयपुर भवन में रखा गया। काफी दिनों तक शिवाजी कैदी के रूप में रहे और शिवाजी अपने हमशक्ल हीरोजी एकोजी नाम का व्यक्ति था, उनको अपने जगह पे रखकर 16 जुलाई 1674 ईस्वी को आगरा से औरंगजेब के कैद से भाग गए। शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जुलाई 1674 ईस्वी को होता है और कुछ ही समय बाद 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी के मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठे। संभाजी के शरण में ही अकबर द्वितीय 1681 ईस्वी में भागकर आया। हालांकि संभाजी औरंगजेब से शत्रुता लेना नहीं चाहता था, लेकिन शरण देने के कारण संभाजी पर औरंगजेब कुपित हो गया और बाद में वह संभाजी की हत्या तक करवा देता है और अकबर द्वितीय भागकर फारस ईरान अपने ननिहाल चला गया, जहां पर औरंगजेब का ससुराल था। औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम वहीं ईरान की थी और 1704 ईस्वी में वहीं ईरान में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औरंगजेब ने मराठा छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी को मरवा दिया। इसके कारण मराठों से औरंगजेब की गहरी शत्रुता हो गई। अब हम सिख के साथ औरंगजेब के संबंध पर आते हैं। सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने मरवा दिया, सिर कलम करवा दिया। जहां पे उनका शीश कटा वह जगह शीशगंज गुरुद्वारा आज भी दिल्ली के चांदनी चौक पर अवस्थित है। हालांकि मुगल काल में सिख गुरु की हत्या कोई पहली घटना नहीं थी। इसके पहले भी अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा खुसरो को शरण देने के कारण की गई थी। तो सिख गुरु की हत्या के बाद मराठा औरंगजेब के खिलाफ सक्रिय हो गए। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और बाद में गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद सिख भी औरंगजेब के विरोधी हो गए और मराठा सरदार संभाजी 31 मार्च 1689 ईस्वी को औरंगजेब के द्वारा उनका कत्ल करवा दिया गया था। तो मराठा भी औरंगजेब के खिलाफ हो गए। इस प्रकार मराठा और सिखों ने मिलकर मुगल साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी और इसके फलस्वरूप सिखों और मराठों से मुगलों की गहरी शत्रुता हो गई। हम देखते हैं कि औरंगजेब का दक्षिण अभियान, औरंगजेब लगभग दक्षिण भारत में काफी दिनों तक उलझा रहा और
अंततः वह इस भाग दौड़ में बीमार पड़ गया। हम देखते हैं क्या कि औरंगजेब के पतन का मुख्य कारण उसकी दक्षिण नीति रही। दक्षिण भारत में औरंगजेब का अभियान मोटे तौर पर 1686 ईस्वी में देखें तो बीजापुर के आदिल शाह को 22 सितंबर 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने परास्त किया। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा की फतह की 2 अक्टूबर को औरंगजेब ने। गोलकुंडा के द्वार को सोने की चाबी से कुंजी से खोला गया था। और इसी तरह की घटना अकबर के समय में, अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़ अभियान हुई थी। असीरगढ़ के किले के द्वार को सोने की चाबी से खोला गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रोफेसर यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि दक्कन का फोड़ा औरंगजेब को ले डूबा। सतीश चंद्रा ने भी एनसीईआरटी मिडेवल इंडिया में इस बात की चर्चा की कि जिस तरह से स्पेन का फोड़ा या अल्सर नेपोलियन के पतन का कारण बना, उसी प्रकार दक्षिण का फोड़ा या अल्सर औरंगजेब के पतन का प्रमुख कारण बना और मुगलों के पतन का प्रमुख कारण बना। 1707 ईस्वी में औरंगजेब 3 मार्च को वफात को प्राप्त किया। औरंगजेब 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब को वहीं दौलताबाद में, महाराष्ट्र में अवस्थित है, दौलताबाद में दफनाया गया। दौलताबाद वही जगह है जहां पर एमबीटी ने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी। बाद में मुबारक शाह ने सैयद वंश के समय में उसे कुतुल इस्लाम नाम दिया था। तो औरंगजेब को दक्षिण भारत में ही दौलताबाद में दफनाया गया था। वहीं पर आप देखिएगा कि रबिया बीवी का मकबरा है, रबिया उद्दौरानी का मकबरा अहमदनगर में, बीवी का मकबरा जिसे ताजमहल का फुहर नकल कहते हैं। औरंगजेब ने मरते वक्त कहा था कि मैं अकेला ही आया था और अकेला ही जा रहा हूं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि 1707 ईस्वी में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। औरंगजेब को मोटे तौर पर 4 से 5 पुत्र था, लेकिन उसके 2 प्रमुख पुत्रों में, जिसमें एक का नाम था आजम और दूसरे का नाम था मुअज्जम, तो पुत्रों के बीच में 18 जून 1707 ईस्वी को जाऊज का युद्ध होता है। उस युद्ध में आजम पराजित हुआ। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल गद्दी पर बैठा। इस युद्ध में आजम का साथ दिया था आमेर के राजा जय सिंह ने। बाद में उसे आमेर से बेदखल किया गया और आमेर का नाम इस्लामाबाद या मोमिनाबाद रख दिया गया था। और उसके साथ अजीत सिंह और अमर सिंह ने भी इस उत्तराधिकार के युद्ध में साथ दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अगर औरंगजेब को हम नए सिरे से अध्ययन करें तो औरंगजेब पर बहुत सारा काम प्रोफेसर यदुनाथ सरकार ने किया है। उन्होंने औरंगजेब इंडिया लिखा है, डिक्लाइन ऑफ मुगल साम्राज्य लिखा है, और भी बहुत सारी रचना है। जिसे मैंने खफी खां की चर्चा की। खफी खां ने छुपकर मुंतखाबुल लुबाब की रचना की थी, चूंकि औरंगजेब अपना इतिहास लिखवाने का विरोधी था। और बाद में औरंगजेब की मृत्यु के बाद खफी खां, जो उसका दरबारी इतिहासकार था, उसकी रचना प्रकाशन में आई थी। औरंगजेब पर बहुत सारी बातें। औरंगजेब संगीत का विरोधी था, लेकिन मुगल काल में म्यूजिकल टेक्स्ट बुक उसी के काल में लिखे गए। औरंगजेब स्थापत्य कला का विरोधी था, लेकिन एक मोती मस्जिद जो लाल किला में अवस्थित है, उसका औरंगजेब ने निर्माण कार्य करवाया था। जैसा कि मैंने कहा कि वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसीलिए उसने सबसे पहले सिक्कों पर कलमा अंकित करवाना बंद कर दिया। पूर्व की व्यवस्था थी, झरोखा दर्शन, तुलादान जैसी प्रथा पर रोक लगा दिया। फारसी त्यौहार नवरोज प्रतिबंधित कर दिया गया। मुगल स्त्रियों के मजार जाने पर रोक लगा दिया गया। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया को पुनः आरोपित कर दिया। तो इस प्रकार औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान के रूप में कार्य कर रहा था। 1669 ईस्वी में मुहर्रम पर रोक लगा दी। उसने नशा, शराब एवं भांग पर प्रतिबंध लगा दिया। मुगल दरबार से सारे संगीतकार, म्यूजिक, डांसर, नर्तकी सबको अलविदा कहा गया। इसीलिए औरंगजेब को पीर दस्तगीर कहा जाता है,
जिंदा पीर के रूप में हम जानते हैं। हिंदू मंदिर को भी वह नष्ट करता है, जैसा कि मैंने चर्चा किया 79वीं में 1679वीं में 3 प्रमुख हिंदू मंदिरों 89वीं में 3 प्रमुख हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करवाया था। काठियावाड़ का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ और केशव मंदिर मथुरा का। हालांकि गुजरात के चिंतामणि मंदिर को तोड़कर उसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। लेकिन औरंगजेब मुगल काल का एक सच्चरित बादशाह था। उसने मरते वक्त अपनी वसीयत छोड़ी थी, जिसकी चर्चा ताराचंद्र ने कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर में किया है कि मेरी गाढ़ी कमाई के 400 रुपया आया बेगम के पास है, अगर मैं मर जाऊं तो 300 रुपया मेरे दरिद्र नारायण के भोज पे खर्च करना और 100 रुपया मेरे कफन दफन पर। यानी कि वह सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला बादशाह था। कभी भी उसने मुगल राजकोष का दुरुपयोग नहीं किया। वह सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करता था, कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं था। 5 वक्त का नमाजी बादशाह था और कट्टर इस्लामिक आचरण का उसने पालन किया। उसने मुसलमानों को इस्लाम के अनुरूप आचरण को पालन कराने के लिए मुहस्सिब नामक पदाधिकारी की भी नियुक्ति की। इसीलिए अगर औरंगजेब हिंदुओं के लिए कट्टर था तो मुसलमानों में भी शिया मुसलमानों के लिए उसे जिंदा पीर कहा गया। उसे सूफी दरवेश की संज्ञा दी जाती है। वह साधु के समान साधारण कपड़ों में जीवन व्यतीत करता था। साधारण अचकन साफा में उसे जेवरों का कोई शौक नहीं था। जैसा कि हम जहांगीर को जानते हैं कि सोने चांदी हीरे जवाहरात का खान अपने शरीर पर लेकर चलता था। वह वस्त्र का आदि नहीं था। अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए औरंगजेब प्रतिदिन कुरान लिखा करता था और टोपियां बिना करता था, और बाद में उस टोपी और कुरान के प्रति की नीलामी होती थी, उससे वह अपने भोजन को ग्रहण करता था। तो बहुत सारी सादगी की बातें भी औरंगजेब में थी और कहीं न कहीं वह अपने पूर्ववर्ती शासकों से भिन्न था। लेकिन वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान की तरह आचरण करता रहा और इसी से प्रभावित होकर उसने हिंदुओं के प्रति जो भी नीति अपनाई, जिससे जो भी हम दुर्भावना से ग्रसित होकर बातें कह सकते हैं। लेकिन अपने व्यक्तिगत निजी जीवन में औरंगजेब एक सच्चरित मुगल बादशाह के रूप में कार्य करता रहा। नमस्कार। अगले वीडियो में हम उत्तरवर्ती मुगल शासक को देखेंगे।